बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 अप्रैल और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद और लाहौर से बैक वक्त रखते हैं, जहां पर मरियम नवाज और मोहसिन नकवी की कशीदगी अभी तक कम नहीं हो रही। मोहसिन नकवी चाहते थे कि वो आईजी पंजाब को डीजी एफआईए के तौर पर लेकर आएं। इस पर मरियम नवाज ठनी हुई थी कि वो ऐसा नहीं होने देंगी और आखिरकार कम अज कम इस लड़ाई में अभी तक मरियम नवाज जीतती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इससे पहले माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के अहकामात पर मरियम नवाज ऑल द वे मोहसिन नकवी के घर गई, जब सुहेल वड़ाइच साहब ने एक आर्टिकल लिखा और दोनों को जानवरों से तशबीह दी। मरियम और जानवरों में भी दरिंदों के साथ, एक परिंदों के दरिंदे और एक चौपायों के दरिंदे के साथ, मतलब मरियम साहबा को शेरनी कहा और मोहसिन नकवी को उकाब कहा। एनिमल किंगडम ही बना डाली थी सुहेल वड़ाइच साहब ने। लेकिन बहरहाल उसके बाद मोहसिन नकवी मिलने के लिए शरीफ खानदान से जाती उमरा गए और उसके बाद वहां पर ये मामला सेटल हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत देर से चल रही थी और ये सब कुछ अटका हुआ था, क्योंकि आईजी पंजाब भी अब पंजाब के अंदर नहीं रहना चाहते, वहां से जान छुड़वाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी, आपको पता है, बहुत सारा जुल्म वहां पर कर रखा है। मोहसिन नकवी उनको लेकर जाना चाहते थे, लेकिन फिर जो जाती उमरा के अंदर मुलाकात हुई उसमें फिर यही फाइनल हुआ कि आईजी पंजाब में मरियम नवाज प्रवेल करेंगी और बहुत सारी जगहों पर मोहसिन नकवी अपनी मर्जी कर सकते हैं। तो फिलहाल जो मोटरवे पुलिस के आईजी थे उनको अब गालिबन डीजी एफआईए लगाया जा रहा है और पंजाब के आईजी वहीं रहेंगे जहां वो थे। और एक और अहम अपॉइंटमेंट की जा रही है और वो है वकारुद्दीन सैयद। जी हाँ, ग्रेड 20 के गालिबन ये ऑफिसर हैं। इनको अब जो नेशनल साइबर क्राइम या नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके हेड के तौर पर पोस्ट किया जा रहा है। आपको पता होगा कि पहले एफआईए के अंदर एक साइबर विंग था जो ऑनलाइन मटेरियल के बारे में मुकदमा दर्ज करता था, इन्वेस्टिगेशन करता था। अब उस विंग को ख़त्म करके एक पूरी की पूरी एजेंसी बना दी गई है। एजेंसी का मतलब है जैसे पंजाब पुलिस है या एफआईए है या आईबी है, इन पूरे का पूरा इदारा बना दिया है और उसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसको अब वकारुद्दीन सैयद जो है वो हेड करेंगे। लेकिन आप कहेंगे इसमें ऐसी कौन सी अहम बात है? इनको हैंड पिक करके इस एजेंसी पर लगाया गया है और 7 तारीख से, जी हाँ, आज से 2 दिन बाद से इतलात हैं कि गालिबन इन्होंने कोई बड़ा क्रैकडाउन शुरू करना है और वो क्रैकडाउन होगा सोशल मीडिया के लोगों पर, सहाफ़ियों पर। अब ये खबर जाली भी हो सकती है, मार्केट में फैलाई हुई। मकसद इसका यही होगा कि लोग डर जाएं, सहम जाएं, और दुरुस्त भी हो सकती है। लेकिन खबर इस वक्त मार्केट में, इसे आप अफवाह कह लें, खबर कह लें, क्योंकि सिक्काबंद इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि मैं आपके सामने रख सकूं। लेकिन मोतबर सहाफ़ी इस्लामाबाद में ये बात कर रहे हैं कि 7 तारीख से, 7 अप्रैल से ये नया सख्त किस्म का क्रैकडाउन करने की तैयारी कर रहे हैं। कौन सा दूर है, 2 दिन बाद देख लेते हैं कि ये खबर दुरुस्त है या नहीं है। अब चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो बहुत सारी खबरों का मजमुआ है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। मसलन सबसे पहला बयान आपके सामने जुनैद अकबर साहब का रखते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि वो पिछले कई हफ्तों से बार बार अडयाला जेल जाते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती। और वो सवाल भी अब पूछ रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब के पास ऐसा कौन सा हथियार है, गीदड़ सिंगी है, कि उनकी मुलाकात हो जाती है, जुनैद अकबर की जो मुलाकात है वो नहीं हो पाती। अब जुनैद अकबर का जो सवाल है वो अपनी जगह। अगली खबर की तरफ, इसी में से मैंने कहा कई खबरें हैं, जब हम इन्हें इकट्ठा करके तज्जिया करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जो हैं वो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा, जी हाँ, उन पर खैबर पख्तूनख्वा की अकाउंटेबिलिटी कमेटी जो है उन्होंने एक लंबा चौड़ा सवालनामा भेज दिया और जिसमें उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे। उन्होंने उसका लंबा चौड़ा जवाब दिया है और बीच में उनके जवाब के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब का नाम भी है। और जाहिर है ये भी एक बिल्कुल नया शाखसाना चल रहा है। हालांकि मेरे ख्याल में, और मेरा मशवरा भी है और ख्याल भी है, कि ये सारा मामला पार्टी के अंदर हैंडल होना चाहिए, मीडिया पर नहीं। लेकिन आपको ये भी एक डायमेंशन है, आप देखिए कि ये एक अलग फड्डा पड़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं। आजम सवाती साहब अचानक जेल पहुंचे। वो 26 नवंबर के बाद जेल में रहे। जेल से भी अब निकले हुए काफ़ी देर हो गई। हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत ही हमारे लिए तो मोहतरम है, लेकिन उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आए आजम सवाती साहब। और अचानक वो एक दिन जेल पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उन्होंने जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए। वापसी में अब शहजाद अकबर साहब और अदील राजा ये स्टोरी कर रहे हैं कि अदील राजा जो इस्लामाबाद से व्लॉग करते हैं, अपना अच्छा व्लॉग करते हैं, सुना कीजिए। अदील राजा जो अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर थे, वो बहुत उम्दा व्लॉग करते हैं, अगर मौका मिले तो ज़रूर सुनिए।
उन्होंने ये कहा कि आज़म सवाती साहब बेसिकली शहजाद अकबर साहब की स्टोरी है गालिबन कि उनके अपने भाई शायद ये उनका इल्ज़ाम है कि टिम्बर का काम करते हैं और आईएसआई उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, जिस वजह से उनसे ये सारे बयानात दिलवाए जा रहे हैं। मुझे हकीकत नहीं पता दोनों साइडों की, मैं सिर्फ आपके सामने रिपोर्ट कर रहा हूं, और क्योंकि पार्टी से रिलेटेड मामला है इसमें मैं अपनी राय भी नहीं दे रहा। मैं सिर्फ इतनी राय दे रहा हूं कि जुनैद अकबर का मामला देख लें, तैमूर सलीम झगड़ा का मामला देख लें, बाबर सवाती साहब का मामला देख लें, 3 चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं। अगली खबर, आतिफ खान और अब शहराम तरकई जो हैं उनके भी ट्वीट्स आ गए हैं, और उनके बारे में अली अमीन गंडापुर साहब का बयान भी आ गया है, वो भी आप देख चुके हैं। उस पर भी मैं कोई तज्जिया नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर आपने ये भी देखा कि जो साबिक स्पीकर थे कौमी असम्बली के, वो भी आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा से हैं, असद कैसर साहब, उनका भी ये शहराम साहब, आतिफ साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के जो बयानात हैं एक दूसरे के बारे में, उन पर उनका भी ट्वीट आ गया, तो ये भी एक डायमेंशन है। फिर आगे चलते हैं। अमरीकी डॉक्टर्स अचानक पाकिस्तान आ पहुंचे, डीजीआईएसआई ने उनसे मिल लिया, और डीजीआईएसआई ने मिलकर उनसे मुज़ाकरात भी शुरू कर लिए, और फिर खुद ही आईएसआई ने, और मतलब के जो उनके हैंडलर हैं जिनको मुर्गी फरोश कहते हैं वजाद सईद खान, उन्होंने खुद ही उस खबर को लीक भी कर दिया, और उसका भी एक फटा पड़ गया जिसपे पूरा डायस्पोरा जो है वो आपके सामने गमो गुस्से में है, और उसमें आपको एक डिवीजन भी नजर आ रही है जो अनफॉर्चुनेट है, नहीं होनी चाहिए थी। तो ये भी मसला है। अब एक नई खबर मार्केट में फेंकी गई है, और वो खबर ये है कि अक्टूबर और नवंबर में 5 मुलाकातें इमरान खान के साथ हुई हैं। जी हाँ, ये खबर भी एक इंटरव्यू के अंदर हमें देखने को मिली कि अक्टूबर और नवंबर में इमरान खान साहब से 5 मुलाकातें हुई हैं, उन्हीं लोगों की जिन्होंने ले जाकर डॉक्टर्स की मुलाकात आईएसआई के साथ करवाई। अब अगर इस बात को सच मान लिया जाए, और शायद हो भी, मुझे नहीं पता, मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूं जो हमने सुना और देखा, तो फिर क्या अक्टूबर नवंबर की किसी मुलाकात का कोई नतीजा निकला? जी बिल्कुल निकला। 26 नवंबर को लोगों को सरों में गोलियां मार के कत्ल किया गया, और उस सारा जो भी वो सारे का सारा सानेहा हुआ, उसको किसने मैनेज किया, कैसे मैनेज किया, उसके ऊपर ड्रॉप साइट जो अमरीकी जरीदा है उसने एक डिटेल्ड तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, और उसमें तमाम इदारों इंक्लूडिंग आईएसआई का जो रोल है वो सब कुछ रखा है। बीबीसी ने अपनी स्टोरी की है, लेकिन ड्रॉप साइट की स्टोरी बहुत ही मुस्तनद है। तो इसका मतलब है कि वो जो मुलाकातें, अगर मुलाकातें हुई हैं तो मुबैना मुलाकातें कहेंगे, तो उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकला। तो अगर उनका नहीं निकला तो अब क्या निकलना है? लेकिन उस बात को भी अब मार्केट में फेंका जा रहा है। अब ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बात को भी खुद बताया जा रहा है, किसी को नहीं पता, खुद इंटरव्यू में कहा जाता है कि जनाब 5 मुलाकातें उस वक्त भी हो चुकी हैं। अब अगर हुई भी है तो इन मुलाकातों का बताने का क्या जरूरत है, सवाए इसमें पीटीआई को डिफेम करने का, सवाए इमरान खान साहब को नुकसान देने का। इस खबर का और तो कोई पर्पज नजर नहीं आता। या तो उन मुलाकातों में से कुछ हासिल हुआ होना, उन मुलाकातों में से तो शहादतें हासिल हुई, 26 नवंबर का जुल्म हासिल हुआ। तो अब उन मुलाकातों के बारे में इस वक्त बताना सारी दुनिया को, ये मेरी समझ से बाहर है। इसमें इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के अलावा और क्या पर्पज़ है, ये मैं अभी तक नहीं समझ सका। हाँ चलें, ये ऐसा ही बताए तो समझ आती है। हमारे अपने रैंक एंड फाइल में से लोग ऐसी खबर दें तो इससे तो मेरा मतलब है कि अपने ही लोगों को डिमोटिवेट करने वाली बात है, या लोगों को ये बात बताने वाली है कि जनाब हम छुप के मुलाकातें कर रहे हैं, बैक एंड पे मुलाकातें रोज़ ही हो रही हैं या इतनी ज़्यादा तादाद में हो रही हैं, तो आप ऐसे ही हमारी इतनी तकलीफ महसूस ना करें, हम बिल्कुल इन हैं, हमारा काम सब चल रहा है। अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं। आपने देखा सलमान अकरम राजा साहब पर हाल ही में चंद हफ्ते पहले आपने देखा था मरवत साहब ने हमलावर हो गए थे। फिर आपने देखा मरवत साहब मेरे पर भी हमलावर हो गए थे। अच्छा, फिर आपने देखा कि अलीमा खानम और उनकी दूसरी बहनों की इमरान खान से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। 20 मार्च को उनकी आखिरी मुलाकात हुई है, उसके बाद से अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। फिर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ और आज़म सवाती साहब की हाल ही में जो मुलाकातें हुई, उसमें स्पेशली जब अली अमीन गंडापुर अंदर गए हैं मुलाकात करने, तो अभी वो मुलाकात ख़त्म भी नहीं हुई तो जियो टीवी ने अपनी मर्जी से खबरें चला दी कि मुज़ाकरात की अप्रूवल दे दी है इमरान खान ने, और जनरल्स के साथ मुलाकातें जो है उसकी इजाज़त दे दी है, और अब माफ़ी तलाफ़ी होगी और मुज़ाकरात होंगे, ये माहौल बर्पा कर दिया। फिर आपने देखा कि बाद में जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पीटीआई के और अली अमीन गंडापुर भी, उन्होंने डिनाई कर दिया कि बिल्कुल इमरान खान साहब ने ऐसी कोई अप्रूवल नहीं दी, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये अगर कोई इनिशिएटिव है तो मेरा है। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात करने से मना कर दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि जब होता है धोखा होता है। तो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी वो दो बातें हो गई। आगे चलते हैं। अब आखिर पर जो सारी, जैसे मैंने आपको कहा कि मुलाकातों का जो और इजाज़त का सारा काम था वो ठुस हो गया। अब 2 अमेरिकी कांग्रेस मेंबर्स, शायद 3 आए शायद 4 आए, लेकिन 2 कंफर्म हैं, वो दोनों आ रहे हैं। अब उन दोनों में एक कांग्रेस मेंबर ऐसे हैं कि जिनको
बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया है जिनके साथ, जिनको बहुत ज़्यादा आप ये कहिए कि उनको बहुत ज़्यादा ब्रीफ किया हुआ है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। दूसरे कांग्रेसमैन जो हैं, उनको वो एक तो पाक पैक के जो असद मलिक साहब हैं, उनके साथ उनका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर मेरी और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। वो साबिक मिलिट्री जनरल हैं, रिटायर्ड अमेरिकन मिलिट्री से, और उनको हमने भी ब्रीफ किया, और हमसे पहले उनको मोहसिन नकवी भी मिल चुके हुए हैं, उन्होंने भी ब्रीफ किया। अब ये जो दोनों कांग्रेस मेंबर्स या तीनों कांग्रेस मेंबर्स आएंगे, इनका क्या आउटकम निकलती है, ये भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आर्मी चीफ पर पाबंदी का बिल भी इस वक्त जो है वो जो विल्सन जो है वो पेश कर चुके हैं, और उस पर भी बहुत पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है उस पर। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, शायद पिछले दिनों से ये डॉक्टर्स गए तो सारी डिस्कशन उससे मत चलेगी, लेकिन बहुत कुछ पीछे हो रहा है बैकग्राउंड में जो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस बिल के ऊपर भी बहुत काम कर रहा है पाकिस्तानी डायस्पोरा। तो अब वापस ज़रा एक दफ़ा मैं समराइज़ कर दूँ चंद चीज़ें कि आप ज़रा गौर कीजिए। जुनैद अकबर, तैमूर सलीम झगड़ा, बाबर सवाती जो स्पीकर हैं, आतिफ खान, शहराम तरकई, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर साहब, अमरीकी डॉक्टर्स का पाकिस्तान अचानक आना, अक्टूबर और नवंबर में कुछ लोगों का खुद से ही ये कहना कि इमरान खान से 5 मुलाकातें हुई थी, ये खबर जानबूझ के मीडिया में खुद से फैला देना, सलमान अकरम राजा पर मरवत का हमला, शहबाज गिल पर मरवत का हमला, अलीमा खानम और उनके ख़ानदान की मुलाकातें बंद, जियो पर मुज़ाकरात की अप्रूवल की झूठी खबरें और टाउट्स सरगर्म, और उसके साथ अमरीकी कांग्रेस मेंबर्स का आना और आर्मी चीफ के ऊपर पाबंदी लगने का बिल। तो ये अब पूरी पिक्चर अब आप खुद ही देख लें, आपको समझ आ जाएगी। और उसके साथ साथ जो कल ड्रॉप साइट की खबर थी कि असल में इस महीने या अगले महीने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हतमी फैसला करना है कि पाकिस्तान में जो जनरल्स हैं उनकी बात माननी है, उन्हीं को ज़्यादा एम्पावर करना है, या सियासी साइड को, डेमोक्रेसी को, इमरान खान की पार्टी को हमने जो है वो उनकी मुखालफत नहीं करनी कि वो हुकूमत में ना आए, या हमने जनरल्स की मुखालफत नहीं करनी और उनको सपोर्ट करना है कि वही रहें और वहाँ पर जो मर्जी बाजार जो है वो गर्म करें। तो एक तरफ क्रैकडाउन, दूसरी तरफ ये सारा अभाम, इंटरनल लड़ाई का एक समा क्रिएट कर दिया गया मीडिया के अंदर कि जैसे तहरीक इंसाफ के लोगों की इंटरनल लड़ाई हो रही है आपस में, ये एक समा क्रिएट किया गया मीडिया के थ्रू। दूसरा समा ये क्रिएट किया गया है कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, बस अब वो छुटने वाले हैं, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, ये ट्रक की बत्तियों के पीछे डॉक्टर्स आ गए, कांग्रेसमैन, ये हो गया वो गया, ये सब कुछ चल रहा है। तीसरी तरफ जो है वो असल मुद्दा है अप्रैल और मई के अंदर जो सदर ट्रंप ने फैसला करना है, उसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने खड़े कर दिए और आपको उलझा दिया कि आप उसी में से ना निकल सकें। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप किसी सूरत भी इन चीज़ों पर कान ना धरें। फोकस एक ही है कि इमरान खान साहब को ये रिहा नहीं करना चाहते जब तक कि प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, और प्रेशर हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि कैसे बिल्ड होगा। उसमें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल है, उन्हें अदा पहले भी वो कर रहे थे, आइंदा भी उन्हें करना है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो लीडरशिप है उनको भी जो आने वाली ईद के बाद अब ये जो ईद के बाद आने वाला हफ्ता, ये वाला या उससे अगले हफ्ते में जो एहतजाज शुरू करना है, उसके ऊपर भी उन्हें पूरे का पूरा फोकस करके अपना लाहेअमल देना पड़ेगा। यही एक तरीका है और कोई तरीका है नहीं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो एक कोर कमांडर साहब हैं, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कोयटा के कोर कमांडर हैं, ये कौन है। उन्होंने एक वाकया सुनाया है और उन्होंने एयर चीफ को उल्लू कह दिया है। जी हां, एयर चीफ के बेटे को उल्लू का पट्टा और एयर चीफ को उल्लू कह दिया है। अब उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली तो ये बताना चाह रहे थे कि फ़ौज में जो भर्ती होने का निज़ाम है वो इतना ज़बरदस्त है कि उसमें कोई झोल नहीं है, बहुत मेरिट है, और इस वजह से उन्होंने कहा कि एक एयर चीफ का बेटा फ़ौज में भर्ती होना चाहता था, वो फेल हो गया। एयर चीफ ने आकर कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया, ये उल्लू का पट्टा है। अब उस पर बड़े डिफरेंट किस्म के तज्जिए हो रहे हैं कि आप उनको उल्लू कह रहे हैं या उन्होंने खुद अपने आप को उल्लू कहा, और अगर एक उल्लू एयर चीफ बन सकता है तो फिर उसका पट्टा जो है वो फौज में भी तो जा सकता है। ऐसा तो ना करेंगे, समझ गए। अब जरा एक दफ़ा सुन लें कि जनरल साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। एयर चीफ थे, उनका बेटा जाना चाह रहा था, तो वो आईएसएसबी में गया, वो रिजेक्ट हो गया बच्चा। फिर उसने दोबारा तैयारी की, दोबारा हो गया, वो दोबारा रिजेक्ट हो गया। अब सिस्टम की खूबसूरती समझे, हालांकि वो एयरफोर्स का चीफ था, उन्होंने कहा जी मैं कोहाट जाऊंगा, तो सारे लोगों ने कहा ये जाके उधर लोगों को तंग शंग करेगा, मेरा बच्चा क्यों रिजेक्ट किया है। वो उधर सारे लोगों के लिए वो मिठाई लेकर गया था, शुक्रिया अदा करने गया था कि आप लोगों का सिस्टम ऐसा है, जो आप लोगों ने मेरे बच्चे में चीज पकड़ी है, ये बिल्कुल उल्लू का पट्टा है, इसे बिल्कुल नहीं आना चाहिए था फौज में, और आप लोगों के सिस्टम को ये शाबाश है कि ये इसको नहीं आने दिया। आपने सुन लिया। तो अब ये बात है, लेकिन उसके साथ साथ फिर हमने जाहिर है ऐसे कारनामे भी देखे हैं, जैसे कि कोर कमांडर जो गुजरांवाला थे, मोहम्मद आमिर, जो ब्रिगेडियर थे पहले आसिफ जरदारी साहब के साथ, और जो फेक अकाउंट्स का सारा जाली अकाउंट्स का पूरा जीआईटी बनी थी, जिसमें आईएसआई और एमआई के नुमाइंदों ने ये कहा था कि उस वक्त के ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर साहब के अकाउंट्स में फेक ट्रांजैक्शंस हुई थी, जाली अकाउंट्स में से। उसके बाद हमने उन्हें ब्रिगेडियर से मेजर जनरल भी बनते देखा, लेफ्टिनेंट जनरल भी बनते देखा, हमने उन्हें वो ऑलमोस्ट आर्मी चीफ बनते बनते रह गए। तो ये हमें समझ नहीं कि ये फिर सिर्फ कैडेट्स के ऊपर ही सारा कानून है, उसके बाद कानून खत्म हो जाता है, मेरिट खत्म हो जाता है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये तो जनरल साहब ही बता सकते हैं। आगे चलते हैं जी। सऊदी
सऊदी अरब ने 14 ममालिक बशमूल पाकिस्तान उन पर वीज़ों की पाबंदी लगा दी है। अब लॉन्ग टर्म वीज़े जो हैं वो सिर्फ वर्क वीज़ाज रह जाएंगे या इससे रिलेटेड वीज़ाज। आम जो सारे विजिट वीज़ाज थे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, जो पहले के इशू हैं वो भी, और आइंदा भी शायद ना दिए जाएं। और ये शायद जो लोग वहाँ मांगते हैं या और इस तरह की परेशानियाँ दे रहे हैं उसकी वजह से वो कर रहे हैं। देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन सऊदी अरब से ये खबर है कि 14 ममालिक बशमूल पाकिस्तान के मुख्तलिफ किस्म के जो वीज़ाज हैं, स्पेशली जो विजिट करने और ट्रैवल करने के वीज़ाज थे, उनको ख़त्म किया जा रहा है। फिर दुनिया के पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी हुई है और जो नई पासपोर्ट की 2025 की फहरिस्त सामने आई है उसमें हम नंबर 1 से 4 दर्जे नीचे हैं। मतलब नीचे से अगर लिस्ट को देखें, सबसे हल्के पासपोर्ट्स में से देखें तो हम जो शाम है और दूसरे ममालिक हैं इस तरह के, यमन, उनसे भी पीछे चले गए हैं। और अब हमसे ऊपर सिर्फ 4 मुल्क रह गए हैं दुनिया में नीचे से, हल्के पासपोर्ट्स कह लें या ऐसे पासपोर्ट्स जिन्हें दुनिया वीज़ाज आराम से नहीं देती, जिनकी कदर मंजिलत उतनी नहीं है, उसमें हम नीचे से 5वें नंबर पर हैं और 4 ही मुल्क हमारे से ऊपर हैं। पाकिस्तान के बाद इराक है, एरिट्रिया है, यमन है और सबसे कमज़ोर पासपोर्ट इन्होंने अफ़गानिस्तान का कहा है। तो अब देखते हैं, हम अल्लाह ना करे कि हम इधर से नंबर 1 वाकई हो जाएंगे, जो 3-4 मुल्क रह गए इनको क्रॉस करें, लेकिन मामला हमारे कुछ इसी तरह के हैं, दिल हमारा ऐसा ही है। अच्छा, एक और ख़बर मैंने आपके सामने रखनी है। बहावलपुर में 9 साला बच्ची, उसके साथ ज्यादती की गई जिनसी और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। डीएनए से बाद में पता चला कि उसके 2 हकीकी मामू वो इसमें शामिल थे। अब ये केस हो गया। इसमें बाद में पुलिस ने कहा कि मुकाबले के अंदर, पुलिस मुकाबले में मुलजमान जो है वो मारे गए, लेकिन आपने पूरे मुल्क के अंदर इसके ऊपर कोई बात नहीं सुनी। ये मैंने आपको हवाला दिया था, याद कीजिए कि अब से चंद दिन पहले फैसलाबाद के अंदर एक शख्स को मोटरवे पर जब वो जा रहा था अपनी बीवी के साथ, तो उसको बांधकर उसकी बीवी के साथ इज्तमाई ज्यादती की गई। लेकिन वो खबर भी जियो टीवी ने दी, लेकिन वो 2 सेकंड की खबर दी और वो हवा में पुर हो गई। मैंने उस दिन भी आपको हवाला दिया था कि जो मोटरवे का केस था हमारी हुकूमत के दरमियान, सियालकोट मोटरवे जो केस कहते हैं, उस पर आपने रिएक्शन देखा था पूरी कौम का। गलत नहीं था, होना चाहिए था। इसी तरह अब भी रिएक्शन होना चाहिए। इस 9 साला बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल कर दिया जाना, इस पर भी रिस्पॉन्स आना चाहिए था सोसाइटी का। नहीं आया, खामोश रही सोसाइटी। उससे पहले फैसलाबाद वाले वाक़े पर भी सोसाइटी का रिस्पॉन्स आना चाहिए था। कोई मोमबत्ती माफिया आपको नज़र नहीं आ रही, कोई और ऐसी बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह अक्सर, सारे नहीं लेकिन अक्सर केसेस में अगर यही कुछ किसी अशराफिया के साथ हुआ हो तो वो बढ़ चढ़ कर मीडिया के अंदर रखा जाता है। आम लोगों के साथ जब होता है तो उनकी किस्मत इतनी नहीं है कि उसके ऊपर कोई आवाज़ ही बुलंद करे या करना चाहे। तो ये दिस इज़ समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और बोलना चाहिए। अच्छा, सदर ट्रंप ने ये जो टैरिफ्स लगाए हैं पूरी दुनिया के अंदर, इससे बहुत बड़ी हिलजुल मची है और ये जो बहुत बड़ी, आप ये कहें कि एक जोल्ट्स आए हैं इसमें पूरी मार्केट के अंदर, उससे अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है उसमें 3.1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया है। ये कोविड-19 के बाद सबसे बड़ा नुकसान है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज का और 3.1 ट्रिलियन डॉलर अभी तक स्टॉक्स में लोगों का डूब गया है। दिस इज़ अ ह्यूज लॉस, मैं यही कहूँगा, जो लोगों का हुआ है स्टॉक्स की, और वजह उसमें जो सदर ट्रंप के टैरिफ्स हैं। अब देखते हैं ये टैरिफ्स का मामला सदर ट्रंप बार्गेन करके, एडजस्ट करके ये मामला बाउंस बैक करते हैं, और अगर ये बाउंस बैक ना किए और स्टॉक मार्केट ऐसे ही स्लैश करती गई तो फिर एक बहुत बड़ा मेजर कारोबारी क्राइसिस जो है वो अमेरिका और आलमी मंडियों में आता हुआ मैं देख रहा हूँ। देखते हैं कि उसको फिर सदर ट्रंप और दूसरे लोग किस तरीके से हल करते हैं या हल करने की कम अज़ कम कोशिश करते हैं। खबरें और भी थी लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।